निहारिका की शरारतों और साजिशों के कारण अपनी पहली ही मुलाकात में उसने शुभांगी को बिना कपड़ों के देख लिया था, जिसके बाद उसे इतना पीटा गया कि वह अधमरा हो गया। बाद में अपनी इस बड़ी गुरु बहन से बचने और उसके प्रतिशोध से खुद को बचाने के लिए वह 7वें शिखर पर भाग गया और काफी समय तक जुबैदा के पास छिपा रहा। इसी दौरान जुबैदा के मन में उसके लिए भावनाएं चुपचाप पनपने लगी थीं। इस बार निहारिका को शुभांगी द्वारा कड़ी सजा दी गई थी, जिसके बाद वह तुरंत ही बहुत अधिक आज्ञाकारी हो गई। लंबे समय तक उसने शुभांगी को दोबारा छेड़ने की हिम्मत नहीं की। निहारिका को आज्ञाकारी होते देख विराट ने राहत की सांस ली। सच कहूं तो उसके पास इस शरारती गुरु बहन निहारिका से निपटने का कोई तरीका नहीं था। यह गुरु बहन निहारिका निडर थी और यहाँ तक कि उसके पिता वेद प्रकाश भी उसे नियंत्रित नहीं कर सकते थे। इस दुनिया में केवल 2 ही लोग थे जो उसे नियंत्रित कर सकते थे, एक उसकी गुरु कावेरी और दूसरी उसकी बड़ी गुरु बहन शुभांगी। हालांकि उसकी गुरु कावेरी निहारिका को सबसे अधिक लाड़ प्यार करती थी और आमतौर पर उन्हें उसे अनुशासन सिखाने का समय नहीं मिलता था। इसलिए निहारिका को नियंत्रित करने वाली एकमात्र व्यक्ति उसकी बड़ी गुरु बहन शुभांगी ही थी। अगले कुछ समय में गुरु कावेरी, निहारिका और शुभांगी ने पूर्वी सागर की खुफिया जानकारी को व्यवस्थित करने पर ध्यान केंद्रित किया। उनकी कड़ी मेहनत से उन्होंने जल्द ही जल नाग महल के अभिलेखों से बड़ी मात्रा में उपयोगी जानकारी निकाल ली। बेशक ग्रंथों के इतने विशाल संग्रह को व्यवस्थित करना केवल उन तीनों का ही काम नहीं था, बल्कि शास्त्र भंडार के सभी शिष्यों को इसमें भाग लेने के लिए जुटाया गया था। अब निरंतर विकास के माध्यम से शास्त्र भंडार में पूरे 5 लाख सदस्य हो गए हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि तलवार संप्रदाय का शास्त्र भंडार बहुत विशाल है। इसमें अनगिनत ग्रंथ हैं, जिनमें दिव्य पवन महल के ग्रंथ, नवधारा महाद्वीप के सूर्य संप्रदाय और जय युग संप्रदाय जैसे कई प्राचीन संप्रदायों के खंडारों से मिले ग्रंथ, शून्य समाधि महाद्वीप के बैंगनी तलवार संप्रदाय के ग्रंथ, महान मैदान के नीचे प्राचीन ड्रैगन महल के खंडारों के ग्रंथ और यहाँ तक कि जलनाग महल के ग्रंथ भी शामिल हैं। इनमें से प्रत्येक स्रोत के ग्रंथ असंख्य हैं और जब ये सब एक साथ मिल जाते हैं तो उनकी संख्या की कल्पना करना भी मुश्किल है। तलवार संप्रदाय का शास्त्र भंडार अब हजारों मील के क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें मौजूद ग्रंथों की संख्या विशाल और अनगिनत है। पर्याप्त जनशक्ति के बिना इतनी बड़ी संख्या में ग्रंथों का प्रबंधन करना असंभव होगा। इसके अलावा शास्त्र भंडार न केवल तलवार संप्रदाय के ग्रंथों के विशाल संग्रह के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है, बल्कि तलवार संप्रदाय के क्षेत्र के भीतर लोगों की शिक्षा के लिए भी जिम्मेदार है। आज तलवार संप्रदाय ने हर शहर में अपने शास्त्र भंडार की शाखाएं और स्थानीय लोगों को ज्ञान देने और मार्शल आर्ट सिखाने के लिए कई अकादमियां स्थापित की हैं। विराट को उम्मीद है कि तलवार संप्रदाय के क्षेत्र के भीतर हर नागरिक को शिक्षा प्राप्त करने, मार्शल आर्ट का अभ्यास करने और सामाजिक सीढ़ी चढ़ने का अवसर मिलेगा। वह चाहता है कि तलवार संप्रदाय के क्षेत्र के भीतर हर नागरिक एक निष्पक्ष प्रणाली और तलवार संप्रदाय के आशीर्वाद और कल्याण का आनंद ले सके। तलवार संप्रदाय के विकास में शास्त्र भंडार भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निहारिका स्थानीय शैक्षिक स्थिति का निरीक्षण करने के लिए अक्सर तलवार संप्रदाय के विभिन्न शहरों का दौरा करती है। विराट की शिष्या अनवी और कल्याणपुर के मेहता परिवार की दूसरी बेटी माही निहारिका की दाहिना हाथ बन गई है, जो अक्सर उसकी ओर से शैक्षिक स्थिति का निरीक्षण करती हैं और नए शहरों में शास्त्र भंडार और अकादमियों के निर्माण की देखरेख करती हैं। जैसे जैसे तलवार संप्रदाय का क्षेत्र विस्तारित हुआ, शिक्षण के लिए आवश्यक लोगों की संख्या भी बढ़ गई, जिससे इसके शास्त्र भंडार के आकार में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। गुरु कावेरी और निहारिका मुख्य रूप से भर्ती के लिए जिम्मेदार थीं। शुभांगी अपने एकांत प्रिय स्वभाव और शांति पसंद करने की आदत के कारण इन मामलों में ज्यादा भाग नहीं लेती थी। वह अपना अधिकांश समय शास्त्र भंडार में ग्रंथों के विशाल संग्रह को व्यवस्थित करने में बिताती थी। दूसरी ओर चंचल और सक्रिय निहारिका इधर उधर भागना और शिक्षण की देखरेख करना पसंद करती थी। साहित्य के विशाल भंडार को खंगालने के बाद विराट को पूर्वी सागर की गहरी समझ प्राप्त हुई। वह पूर्वी सागर के बारे में जितना अधिक जानता गया, उसकी सावधानी उतनी ही बढ़ती गई। पूर्वी सागर के 10 अधिपतियों में से कोई भी एक मध्य महाद्वीप में एक विशाल शक्ति होता। पूर्वी सागर के 10 अधिपति थे: जलनाग वंश, शार्क दानव वंश, अष्टबाहु दानव वंश, केकड़ा दानव वंश, सीलायन दानव वंश, कछुआ दानव वंश, मगरमच्छ दानव वंश, डुगोंग दानव वंश, जेलीफिश दानव वंश और वालरस दानव वंश। इन 10 अधिपतियों में से शीर्ष 5 के पास दिव्य पवन लोक के अंतिम चरण के विशेषज्ञ रक्षक के रूप में मौजूद हैं। इसके अलावा इन शीर्ष 5 अधिपतियों में से प्रत्येक के पास अपनी तरफ से कम 8 मध्य चरण दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञ हैं। पूर्वी सागर की स्थिति को पूरी तरह से समझने से पहले विराट को लगा था कि जलनाग वंश के एक सदस्य को खत्म करने का मतलब है कि पूर्वी सागर अब कोई खतरा नहीं है। इसलिए उसने तलवार संप्रदाय के योद्धाओं को वहां प्रशिक्षण की अनुमति दे दी थी। लेकिन अब स्थिति को समझने के बाद विराट के पसीने छूट गए। सौभाग्य से एल्डर योगिता, एल्डर विदुषी और एल्डर नयना ने मोर्चा संभाला था और जलनाग वंश के साथ उनकी शुरुआती मुठभेड़ एक चेतावनी के रूप में काम आई। अन्यथा यदि तलवार संप्रदाय के योद्धा पूर्वी सागर में गहराई तक चले जाते और अन्य अधिपतियों का सामना करते तो शायद वे जीवित लौटने के लिए इतने भाग्यशाली नहीं होते। ऐसा लगता है कि भविष्य में पूर्वी सागर की खोज में अत्यधिक सावधानी बरतनी होगी। हमें पहले जलनाग महल के पास के पानी को सुरक्षित करना चाहिए और फिर सावधानी से और लगातार अन्य क्षेत्रों की ओर बढ़ना चाहिए। जल्दबाजी से बचना चाहिए। जहां तक पूर्वी सागर के अन्य अधिपतियों की बात है, हमें यदि संभव हो तो उनके साथ संघर्ष से बचना चाहिए। थोड़ी देर विचार करने के बाद श्वेत वस्त्रधारी विराट ने पुनः ग्रंथों को पढ़ना शुरू कर दिया। तलवार संप्रदाय के क्षेत्र के पूर्व में एक निश्चित शहर में जयंत और इशिका इस बार तैयार हुई 9वीं श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की फसल को खुशी खुशी काट रहे थे। मेरी बेगम, देखा मेरा तरीका एकदम सही है। जयंत ने जड़ी बूटी के खेत में 9वीं श्रेणी की जड़ी बूटियों की कटाई करते हुए इशिका के सामने शेखी बघारी। मेरे शानदार विचारों के बिना हम कभी इतना पैसा नहीं कमा पाते। 9वीं श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ी बूटियों का यह जखीरा खजाना विभाग के साथ बदला जाएगा और निश्चित रूप से हमें युद्ध अंकों का खजाना दिलाएगा। अच्छा अच्छा, तुम बहुत होशियार हो, तुम बहुत बुद्धिमान हो, ठीक है? इशिका ने अपनी आंखें घुमाई और चिढ़कर कहा, तुम हर समय इसके बारे में डींग मारते रहते हो। तुमने कितनी बार ऐसा किया है? क्या तुम इससे थकते नहीं हो? हे, मैं इससे कैसे थक सकता हूँ? मेरी बेगम मेरे साथ है, लाखों सालों तक भी मैं इससे नहीं थकूंगा। जयंत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले। इशिका ने फिर से अपनी आंखें घुमाई। हालांकि जयंत की बातें सुनकर वह काफी खुश थी। जैसे ही वे दोनों हंसी मजाक कर रहे थे, अचानक शहर के ऊपर आसमान में एक विशाल हाथ प्रकट हुआ और शहर की ओर नीचे झपटा। सत्यानाश, दुश्मन का हमला! यह देखते ही जयंत का चेहरा एकदम बदल गया। उसने जड़ी बूटी के खेत की परवाह के बिना तुरंत शहर के व्यूह नियंत्रण केंद्र को निकाला और उसे सक्रिय कर दिया। जब वह आसमान को ढकने वाला हाथ शहर की ओर बढ़ा तो शहर के व्यूह ने स्वाभाविक रूप से इसे भांप लिया और तेजी से शहर के ऊपर एक विशाल रक्षात्मक प्रकाश कवच बना दिया। एक विशाल हाथ रक्षात्मक प्रकाश अवरोध पर आ गिरा, जिससे कान फोड़ देने वाली गर्जना हुई। प्रभाव से पूरा शहर हिंसक रूप से हिल गया। यह देखकर जयंत और इशिका के चेहरे का रंग उड़ गया। एक मध्य चरण दिव्य विकास लोक का विशेषज्ञ आने वाला वास्तव में एक शीर्ष स्तरीय मध्य चरण दिव्य विकास लोक का विशेषज्ञ था। शहर के बाहर रक्त पिशाच संप्रदाय का तीसरा संरक्षक मानिकचंद यह देखकर हैरान रह गया कि उसका पूरी ताकत से किया गया हमला शहर के रक्षात्मक व्यूह द्वारा रोक दिया गया था। उसे पहले ही पता चल गया था कि यह शहर तलवार संप्रदाय के सबसे आम शहरों में से एक था। फिर भी इसमें इतनी मजबूत सुरक्षा थी कि यह उसके पूरी ताकत वाले हमले का सामना कर सकता था। यह देखकर कि उसका पहला हमला विफल हो गया है, मानिकचंद ने तुरंत शहर पर एक और जोरदार हमला किया। धड़ाम धड़ाम धड़ाम! मानिकचंद के लगातार हमलों के तहत पूरा शहर बुरी तरह कांप उठा। रक्षात्मक प्रकाश कवच में धीरे धीरे महीन दरारें पड़ने लगीं। शहर के अंदर जयंत शहर के सुरक्षात्मक व्यूह को बनाए रखने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहा था। मानिकचंद के उन्मत्त हमलों का विरोध कर रहा था, जबकि इशिका ने अपना संचार टोकन निकाला और तुरंत तलवार संप्रदाय मुख्यालय से मदद का अनुरोध किया। दिव्य विकास लोक के मध्य चरण के एक शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञ का सामना करना उनकी क्षमता से बाहर था। शहर का सुरक्षात्मक व्यूह ज्यादा से ज्यादा आधी प्याली चाय पीने के समय तक ही मध्य चरण दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ के हमले का सामना कर सकता था। इसलिए इशिका ने मदद मांगने में एक पल की भी देरी करने की हिम्मत नहीं की। जयंत और इशिका की कमान वाले शहर पर हमला होने के अलावा तलवार संप्रदाय के पूर्वी हिस्से के अन्य शहर भी रक्त पिशाच संप्रदाय के विशेषज्ञों के भयंकर हमलों की चपेट में थे। रक्त पिशाच संप्रदाय के 9वें, 10वें, 11वें और 12वें एल्डर्स ने
बड़ी संख्या में रक्त पिशाच संप्रदाय के विशेषज्ञों का नेतृत्व करते हुए तलवार संप्रदाय के क्षेत्र के पूर्वी हिस्से के विभिन्न शहरों पर हमले शुरू कर दिए। देखते ही देखते तलवार संप्रदाय के पूर्वी क्षेत्र के सभी शहर भारी संकट में पड़ गए। मानिकचंद ने हथेली के वार पर वार करते हुए शहर के रक्षात्मक कवच को लगातार तोड़ा। प्रत्येक हमले के साथ कवच में दरारें आ गईं और वह बिखरने लगा। यह देखकर मानिकचंद का चेहरा खुशी से चमक उठा। इस गति से वह बस कुछ ही और सांसों के समय में शहर के रक्षात्मक व्यूह को पूरी तरह से तोड़ने में सक्षम होगा। यदि वह इस मिशन को पूरा कर सका तो पवित्र दूत ने उसे रक्त पिशाच स्वर्गीय दानव कला की अगली खेती पद्धति, साथ ही एक उच्च श्रेणी की जन्मजात रक्त पिशाच मोक्ष गोली देने का वादा किया था। अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली रक्त पिशाच मोक्ष गोली और रक्त पिशाच स्वर्गीय दानव कला की अगली खेती पद्धति के बारे में सोचकर ही मानिकचंद उत्साह से भर गया। अपनी संचित शक्ति के साथ यदि उसे ये दो चीजें मिल जाती तो उसके पास दिव्य विकास लोक के अंतिम चरण में प्रवेश करने का एक उच्च मौका होता। जैसे ही मानिकचंद शहर के रक्षात्मक कवच पर पागलों की तरह हमला कर रहा था, शहर के भीतर टेलीपोर्टेशन व्यूह पर व्यूह प्रकाश की चमक अचानक कौंधी और एक एक करके 1000 फीट ऊंचे सुनहरे कवच पहने हुए विशाल दैत्य प्रकट हुए। कुल 30 स्वर्ण कवच दैत्य टेलीपोर्टेशन व्यूह से बाहर निकले। इनमें से प्रत्येक दैत्य से एक अतुलनीय शक्तिशाली आभा निकल रही थी। सबसे आगे वाला स्वर्ण कवच दैत्य एक शीर्ष श्रेणी का 8वें स्तर का युद्ध व्यूह बख्तरबंद सैनिक था जो 10,000 सैनिकों को संभालने में सक्षम था, जिसे व्यक्तिगत रूप से विराट के निर्मल अवतार द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था। ईशिका की मदद की गुहार प्राप्त करने के बाद श्वेत वस्त्रधारी विराट व्यक्तिगत रूप से तलवार संप्रदाय की कुलीन सेना का नेतृत्व करते हुए इस स्थान की ओर बढ़ा था। ये 30 स्वर्ण कवच दैत्य सभी शीर्ष श्रेणी के 8वें स्तर के युद्ध व्यूह बख्तरबंद सैनिकों से बने थे जो 10,000 सैनिकों को संभालने में सक्षम थे। एक साल बीत चुका था जब से आचार्य केशव ने 10,000 सैनिकों को संभालने में सक्षम शीर्ष श्रेणी का 8वें स्तर का युद्ध व्यूह बख्तरबंद सैनिक विकसित किया था। शस्त्र निर्माण कार्यशाला हर 10 दिनों में एक रैंक 8 शीर्ष श्रेणी का युद्ध व्यूह बख्तरबंद सैनिक तैयार कर सकती है जो 10,000 सैनिकों को संभालने में सक्षम है। एक साल में कार्यशाला ने पहले ही 30 से अधिक ऐसे बख्तरबंद सैनिकों का निर्माण कर लिया है। इस बार सफेद कपड़ों में विराट अपने साथ अधिकांश रैंक 8 शीर्ष श्रेणी के युद्ध व्यूह बख्तरबंद सैनिकों को ले आया। सफेद कपड़ों में विराट ने आसमान में मानिकचंद पर एक नजर डाली जो पागलों की तरह शहर के रक्षात्मक व्यूह पर हमला कर रहा था और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। ऐसा लग रहा था कि जैसा कि उसने उम्मीद की थी, रक्त पिशाच संप्रदाय वास्तव में अपनी पुरानी चालों पर कायम था। इस तथ्य का फायदा उठाते हुए कि तलवार संप्रदाय के सभी दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ महान पश्चिमी महाद्वीप में लड़ने के लिए गए थे और उन्होंने तलवार संप्रदाय के मुख्य शिविर पर चुपके से हमला कर दिया। सौभाग्य से उसने सावधानी बरती थी और तलवार संप्रदाय की सीमा पर हर शहर की सुरक्षा को मजबूत किया था ताकि इन शहरों के रक्षात्मक व्यूह कम से कम आधी प्याली चाय के समय तक मध्य चरण दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ के हमले का सामना कर सकें, जिससे इन शहरों को तब तक टिके रहने का मौका मिल सके जब तक कि वे उनकी मदद के लिए न आ जाएं। बिना किसी हिचकिचाहट के श्वेत वस्त्रधारी विराट ने 30 बख्तरबंद योद्धाओं का नेतृत्व किया जिनमें से प्रत्येक 10,000 सैनिकों को संभालने में सक्षम था और आसमान में मानिकचंद की ओर बढ़ा। यह देखकर मानिकचंद ने उपहास किया, मुर्गियों और कुत्तों का एक झुंड मुझे उकसाने की हिम्मत कर रहा है, वास्तव में खुद को बहुत ज्यादा आंक रहे हो, मरो। इसके साथ मानिकचंद ने श्वेत वस्त्रधारी विराट द्वारा नियंत्रित बख्तरबंद योद्धा पर एक हथेली का वार किया। यह देखकर श्वेत वस्त्रधारी विराट ने अपने बख्तरबंद योद्धा को नियंत्रित करते हुए अपनी विशाल युद्ध तलवार को घुमाया और मानिकचंद की ओर वार किया। श्वेत वस्त्रधारी विराट के बख्तरबंद योद्धा के पीछे रोहिणी, जनरल बालक, मनीष, ललन और तारिका सिंह द्वारा नियंत्रित बख्तरबंद योद्धाओं ने लगभग एक साथ अपनी युद्ध तलवारें घुमाई और मानिकचंद की ओर वार किया। 30 विशाल युद्ध तलवारों ने एक एक अतुलनीय रूप से तेज तलवार की रोशनी छोड़ी जो एक विशाल तलवार की रोशनी में मिल गई जो स्वर्ग और पृथ्वी तक फैली हुई थी और मानिकचंद की ओर काटती हुई बढ़ी। जब उसने स्वर्ग और पृथ्वी तक फैली हुई विशाल तलवार की रोशनी को अपनी ओर आते देखा तो मानिकचंद भयभीत हो गया। उस समय उसे वास्तव में मृत्यु का खतरा महसूस हुआ। उसने कभी नहीं सोचा था कि मुर्गियों और कुत्तों का एकमात्र झुंड एक साथ मिलकर इतनी भयानक शक्ति छोड़ सकता है। अपनी शुरुआती लापरवाही के कारण उसने इन स्वर्ण कवच दैत्यों को गंभीरता से नहीं लिया था। अब जैसे जैसे तलवार की रोशनी नजदीक आई उसके लिए चकमा देने में बहुत देर हो चुकी थी। धड़ाम, तलवार की रोशनी ने उस विशाल हाथ पर प्रहार किया जिसे मानिकचंद ने छोड़ा था और उसे 2 टुकड़ों में काट दिया। मानिकचंद के हाथ को काटने के बाद भयानक तलवार की रोशनी ने अपनी गति जारी रखी और अंततः मानिकचंद के शरीर पर प्रहार किया। एक कान फोड़ देने वाली गर्जना के साथ मानिकचंद तलवार से चोट खाकर 10,000 मील दूर जा गिरा और उसके मुंह से खून का एक फव्वारा फूट पड़ा। एक ही वार से मानिकचंद गंभीर रूप से घायल हो गया। इस तलवार के वार की भयानक शक्ति को महसूस करते हुए मानिकचंद की आंखों में भय भर गया। ये कैसे हो सकता है? ये केवल अर्धचरण आरोहण लोक और आरोहण लोक के योद्धाओं से बने स्वर्ण कवच दैत्य थे। वे इतनी भयानक शक्ति कैसे छोड़ सकते थे? सफेद कपड़े पहने विराट ने प्रत्येक में 10,000 लोगों की संयुक्त शक्ति वाले 30 युद्ध व्यूहों की शक्ति को 3 लाख अर्धचरण आरोहण लोक योद्धाओं की संयुक्त शक्ति के साथ मिलाया ताकि एक विनाशकारी तलवार का वार किया जा सके जिसने मानिकचंद को गंभीर रूप से घायल कर दिया। विराट इस वार की शक्ति से हैरान नहीं था। यहाँ तक कि जब रोहिणी, जनरल बालक और मनीष जैसे आरोहण लोक के अंतिम चरण के जनरलों द्वारा नियंत्रित किया जाता था तो 10,000 लोगों की संयुक्त शक्ति वाले ये 8वें स्तर के शीर्ष श्रेणी के युद्ध व्यूह एक साधारण प्रारंभिक चरण दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ की युद्ध शक्ति को उजागर कर सकते थे। उसके निर्मल अवतार द्वारा नियंत्रित किए जाने पर उन्होंने जो शक्ति छोड़ी वह मध्य चरण दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ की दहलीज तक पहुंच गई। वह एक तलवार का वार 29 प्रारंभिक चरण दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों और मध्य चरण के करीब पहुंचने वाले एक विशेषज्ञ की संयुक्त शक्ति के बराबर था। इतनी भयानक शक्ति का सामना करना रणविजय जैसे मध्य चरण दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ के लिए भी मुश्किल होगा। मानिकचंद जैसे किसी व्यक्ति की तो बात ही छोड़िए। हालांकि मानिकचंद मजबूत था लेकिन वह ज्यादा से ज्यादा एल्डर नक्श जैसे मार्शल आर्टिस्ट के बराबर था। रणविजय जैसे पावर हाउस से बहुत हीन था। वह संभवतः इतने शक्तिशाली तलवार के वार का सामना कैसे कर सकता था? एक ही वार से मानिकचंद को गंभीर रूप से घायल करने के बाद श्वेत वस्त्रधारी विराट ने उसे जाने देने का कोई संकेत नहीं दिया। 30 बख्तरबंद योद्धाओं का नेतृत्व करते हुए उसने मानिकचंद पर एक और हमला किया। इन बख्तरबंद योद्धाओं की 30 विशाल तलवारें तलवारों के जाल में गूंथी हुई थीं जो मानिकचंद के सिर पर गिर रही थीं। मानिकचंद पिछले हमले से पहले ही भयभीत था। इन बख्तरबंद योद्धाओं का सीधे सामना करने की हिम्मत नहीं कर सका। दुर्भाग्य से वह अब इन 30 बख्तरबंद योद्धाओं के बीच में फंस गया था जिन्होंने एक शक्तिशाली युद्ध व्यूह बनाया था जिसने स्थान को सील कर दिया था। उसके सभी बचने के रास्ते बंद कर दिए थे और उसे वापस लड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। यह देखकर मानिकचंद के पास अपने दांत पीसने और इन बख्तरबंद योद्धाओं के साथ एक बार फिर भिड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एक कान फोड़ देने वाली गर्जना के साथ मानिकचंद को एक बार फिर चोट लगी और वह खून थूकने लगा। हैरान होकर मानिकचंद ने अब और संकोच करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत क्षितिज की ओर भागने के लिए अपनी रक्त पलायन तकनीक का उपयोग किया। उसकी स्थिति को देखते हुए इन बख्तरबंद योद्धाओं के साथ एक और सीधा टकराव निश्चित मृत्यु होगी। उसने शुरू में सोचा था कि तलवार संप्रदाय के लगभग सभी दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ अब महान पश्चिमी महाद्वीप में लड़ रहे हैं, इसलिए शून्य की रक्षा करने वाले तलवार संप्रदाय के खिलाफ यह मिशन आसान होना चाहिए। हालांकि उसके लिए पूरी तरह से आश्चर्य की बात यह थी कि जबकि तलवार संप्रदाय के दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों को वास्तव में महान पश्चिमी महाद्वीप में तैनात किया गया था, तलवार संप्रदाय की सेना भी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी। सौभाग्य से हालांकि ये बख्तरबंद योद्धा मजबूत थे लेकिन उनमें एक घातक कमी थी, वे बहुत धीमे थे। अगर वह भागने का पक्का इरादा कर ले तो वह अभी भी भाग सकता था। मानिकचंद ने 30 बख्तरबंद योद्धाओं के घेरे से मुक्त होने के लिए अपनी रक्त पलायन तकनीक का उपयोग किया और क्षितिज की ओर भाग गया। उसने राहत की सांस ली जब उसने देखा कि युद्ध व्यूह में 30 बख्तरबंद सैनिकों ने उसका पीछा नहीं किया था। हालांकि इससे पहले कि वह पूरी तरह से आराम कर पाता, अचानक आगे आकाश में एक विशाल पंजा दिखाई दिया जो उसकी ओर नीचे झपटा। यह देखकर मानिकचंद की पुतलियां सिकुड़ गईं और वह मन ही मन चिल्ला उठा। इस विशाल पंजे में भयानक शक्ति थी जो स्पष्ट रूप से उसकी झेलने की क्षमता से परे थी।
दुर्भाग्य से मानिकचंद की उड़ान की गति बहुत तेज थी और विशाल पंजा बहुत अचानक प्रकट हुआ। उसके पास चकमा देने का समय नहीं था। इस स्थिति में भले ही मानिकचंद सीधे टकराव से बचना चाहता हो, यह असंभव था। कोई अन्य विकल्प न होने पर मानिकचंद को अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी और अपनी हथेली से विशाल पंजे पर प्रहार करना पड़ा। धड़ाम! हथेली और पंजा आपस में टकराए, जिससे आकाश में कान फोड़ देने वाली गर्जना हुई। मानिकचंद इस प्रहार से टकराकर तोप के गोले की तरह आकाश से नीचे गिरा और जमीन की ओर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इससे पहले कि वह जमीन पर गिरता, विशाल पंजे ने फिर से हाथ बढ़ाया और उसे अपनी पकड़ में ले लिया। इस क्षण बादलों को ढकने वाले पंजे के पीछे छिपे विशाल जानवर ने अपना असली रूप प्रकट किया। विराट की कमान के तहत विशाल कछुआ कुर्मा। कुर्मा ने मुश्किल से सांस ले रहे मानिकचंद को अपने साथ ले जाकर विराट के पास पहुंचाया, जो सफेद कपड़ों में था, और सपाट स्वर में कहा, बॉस, हमने इस कमीने को पकड़ लिया है। आपको क्या लगता है कि हमें इसके साथ क्या करना चाहिए? हम कुर्मा, बहुत अच्छा। विराट ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। इसे अभी के लिए पकड़ कर रखो, सब खत्म होने के बाद इसे यहाँ लाओ। कुर्मा उसकी कमान के तहत मध्य चरण दिव्य विकास लोक की ताकत वाला एकमात्र व्यक्ति था जो युद्ध में भाग लेने के लिए महान पश्चिमी महाद्वीप नहीं गया था। पहले वह चिंतित था कि जलनाग वंश के शक्तिशाली सदस्य फिर से परेशानी पैदा करने के लिए जलनाग महल में लौट आएंगे, इसलिए उसने कुर्मा को पूर्वी सागर के जलनाग महल में तैनात रखा था। यही कारण था कि जब मानिकचंद और रक्तपिशाच संप्रदाय के अन्य शक्तिशाली सदस्यों ने हमला किया तो कुर्मा टेलीपोर्टेशन व्यूह के माध्यम से जलनाग महल से तुरंत तलवार संप्रदाय में लौटने में सक्षम था। उसका मुख्य शरीर, साथ ही शार्दूल और नीलिमा, जो महान पश्चिमी महाद्वीप में लड़ रहे थे, संभवतः कम समय में वापस नहीं आ सकते थे, क्योंकि इस समय टेलीपोर्टेशन व्यूह वाला निकटतम शहर भी उसके मुख्य शरीर शार्दूल और नीलिमा के लिए दसियों खरब मील दूर था। शार्दूल की गति से भी उस शहर तक उड़ने में आधा दिन लग जाता। अगर वे इतना लंबा इंतजार करते तो बहुत देर हो चुकी होती। हाँ बॉस, ये सुनकर कुर्मा ने जल्दी से सिर हिलाया। श्वेत वस्त्रधारी विराट इस शहर में नहीं रुका। मानिकचंद से निपटने के बाद उसने तुरंत 30 बख्तरबंद योद्धाओं को अन्य शहरों में सहायता प्रदान करने के लिए नेतृत्व किया। हालांकि अन्य शहरों में भी तलवार संप्रदाय के अन्य युद्ध डिवीजनों की बड़ी सेनाएं उनकी सहायता के लिए दौड़ रही थीं, लेकिन वे दुश्मन को हराने में सक्षम नहीं हो सकते थे। आखिरकार तलवार संप्रदाय के सबसे कुलीन युद्ध डिवीजन अब सभी यहाँ केंद्रित थे। वे सेनाएं केवल दुश्मन के साथ गतिरोध बनाए रखने में सक्षम हो सकती थीं, उन्हें हराना इतना आसान नहीं होगा। आखिरकार जिस दुश्मन ने इस बार तलवार संप्रदाय पर हमला किया था वह कमजोर नहीं था। तलवार संप्रदाय के क्षेत्र के पूर्वी हिस्से के एक अन्य शहर में प्रशांत 10,000 की सेना के साथ एक शीर्ष श्रेणी के 8वें स्तर के बख्तरबंद योद्धा को नियंत्रित कर रहा था, जो रक्तपिशाच संप्रदाय के 9वें एल्डर हनुमान सिंह के साथ भीषण लड़ाई लड़ रहा था। इस बीच उसके बाकी सैनिक 1 लाख की सेना के साथ शीर्ष श्रेणी के 8वें स्तर के बख्तरबंद योद्धाओं को नियंत्रित कर रहे थे, जो अन्य अर्धचरण दिव्य विकास लोक रक्तपिशाच संप्रदाय के योद्धाओं के खिलाफ लड़ रहे थे। वर्तमान में तलवार संप्रदाय के पास बहुत अधिक 8वें स्तर के शीर्ष श्रेणी के युद्ध व्यूह कवच नहीं है। उसकी सप्तअर्शी सेना को केवल एक ही आवंटित किया जा सकता है, लेकिन केवल एक के साथ भी प्रशांत पहले से ही काफी संतुष्ट है, क्योंकि वह जानता है कि कई युद्ध डिवीजनों को एक भी 8वें स्तर का शीर्ष श्रेणी युद्ध व्यूह कवच प्राप्त नहीं हुआ है। उसकी सप्तआर्शी सेना को 8वें स्तर का शीर्ष श्रेणी युद्ध व्यूह कवच प्राप्त होने का कारण उसका बहादुरी भरा युद्ध कौशल था। उसकी सप्तआर्शी सेना के पास जीतों का एक प्रतिष्ठित रिकॉर्ड था और वह पूरे तलवार संप्रदाय की सेना में प्रसिद्ध थी। हालांकि उसकी सप्तआर्शी सेना की तुलना तलवार सेना, दिव्य बाण सेना और कनिष्क सेना जैसी सबसे कुलीन लड़ाकू इकाइयों से नहीं की जा सकती थी, लेकिन यह अभी भी चंद्र सेना, देवगढ़ सेना, सूर्यचंद्र सेना और बैंगनी प्रकाश सेना से बेहतर थी। उन अहंकारी साथियों के बारे में सोचकर जिन्हें इस बार 8वें स्तर का शीर्ष श्रेणी युद्ध व्यूह कवच नहीं मिला था, प्रशांत को गुप्त संतुष्टि की लहर महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाया। तलवार संप्रदाय ने उस पर और उसकी सप्तआर्शी सेना पर इतना भरोसा और पुष्टि की कि उसने युद्ध के मैदान में लापरवाही से लड़ने की हिम्मत नहीं की। रक्तपिशाच संप्रदाय के 9वें एल्डर हनुमान सिंह ने युद्ध व्यूह बख्तरबंद सैनिकों को इतनी बहादुरी से लड़ते देख अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उसने वास्तव में उम्मीद नहीं की थी कि तलवार संप्रदाय के शहर पर हमला करने पर उसे इतना कड़ा प्रतिरोध मिलेगा। इसके अलावा इन युद्ध व्यूह बख्तरबंद सैनिकों की ताकत उसकी उम्मीदों से कहीं अधिक थी। इस बार उसने इस शहर पर हमला करने के लिए 30 से अधिक अर्धचरण दिव्य विकास लोक योद्धाओं और 200 से अधिक चरम आरोहण लोक योद्धाओं का नेतृत्व किया, लेकिन उन्हें इस सेना ने पूरी तरह से रोक दिया। इसके अलावा उसके सामने वाला स्वर्ण कवच दैत्य वास्तव में उसके साथ एक दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ के साथ बराबरी पर लड़ रहा था। यह वास्तव में अविश्वसनीय था कि केवल एक आरोहण लोक योद्धा अर्धचरण आरोहण लोक चींटियों के समूह का नेतृत्व करते हुए युद्ध व्यूह में इतनी शक्तिशाली युद्ध शक्ति को उजागर कर सकता था। लंबे युद्ध के बाद भी बढ़त हासिल करने में असमर्थ हनुमान सिंह को थोड़ी चिंता महसूस होने लगी। वह चिल्लाया, सब लोग अपनी पूरी ताकत लगा दो, चलो इसे जल्दी खत्म करें। इसके साथ उसने अचानक एक गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया जिसने उसकी जीवन शक्ति को जला दिया, जिससे उसकी ताकत एक पल में कई गुना बढ़ गई। यह देखकर अन्य रक्तपिशाच संप्रदाय के योद्धाओं ने भी अपनी गुप्त तकनीकों का इस्तेमाल किया और जान की बाजी लगाकर लड़ने लगे। जब रक्तपिशाच संप्रदाय के इन योद्धाओं ने हताश होकर लड़ना शुरू किया तो सप्तआर्शी सेना के सैनिक डगमगाने लगे। यद्यपि कम थी, इसके अलावा डगमगाने लगे। यद्यपि सप्तआर्शी सेना कमजोर नहीं थी और उसके सैनिक बहादुरी से लड़ते थे, वे केवल रक्तपिशाच संप्रदाय के विशेषज्ञों के भारी हमले के खिलाफ मुश्किल से ही टिके रह सकते थे। अब जब दुश्मन की ताकत अचानक इतनी बढ़ गई तो उन्होंने तुरंत खुद को एक कठिन स्थिति में पाया। इस गति से उन्हें डर था कि वे ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे। ठीक इसी नाजुक क्षण में शहर के टेलीपोर्टेशन व्यू से प्रकाश की एक किरण चमकी और एक के बाद एक 10 स्वर्ण कवच दैत्य प्रकट हुए। इन दैत्यों ने तुरंत रक्तपिशाच संप्रदाय के योद्धाओं की ओर धावा बोल दिया। हनुमान सिंह के चेहरे का रंग उड़ गया जब उसने 10 और युद्ध बख्तरबंद सैनिकों को अचानक प्रकट होते देखा। वह चिल्लाया, पीछे हटो। तलवार संप्रदाय की रक्षात्मक शक्ति उनकी उम्मीदों से कहीं अधिक थी। आज कोई उम्मीद नहीं थी और पीछे हटना ही सबसे अच्छा रास्ता था। दुर्भाग्य से श्वेत वस्त्रधारी विराट के नेतृत्व में 10 स्वर्ण कवच दैत्यों के प्रकट होने का मतलब था कि उनका अंत निश्चित था। विराट ने अपने युद्ध बख्तरबंद सैनिकों को नियंत्रित किया, अपनी तलवार से हनुमान सिंह पर वार किया, जबकि शेष 9 युद्ध बख्तरबंद सैनिकों ने एक साथ अपनी तलवारें चलाईं। 10 तलवार की रोशनियां एक और भी बड़ी तलवार की रोशनी में विलीन हो गईं, जो हनुमान सिंह की ओर काटती हुई बढ़ी। यह देखकर हनुमान सिंह का चेहरा एकदम बदल गया। उसने चकमा देने की पूरी कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से तलवार की रोशनी बहुत तेज थी। अपनी ताकत के साथ वह बस इससे बचने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं था। एक कान फोड़ देने वाली गर्जना के साथ भयानक तलवार की रोशनी ने हनुमान सिंह को मारा और उसे 2 टुकड़ों में काट दिया। इन 10 8वें स्तर के शीर्ष श्रेणी के युद्ध व्यूह बख्तरबंद सैनिकों में से प्रत्येक, जिनमें से प्रत्येक दसियों हजार लोगों को संभालने में सक्षम था, के पास हनुमान सिंह से कम युद्ध शक्ति नहीं थी। सभी 10 के एक साथ हमला करने पर हनुमान सिंह उनका सामना कैसे कर सकता था? हनुमान सिंह को मारने के बाद श्वेत वस्त्रधारी विराट ने शेष रक्तपिशाच संप्रदाय के योद्धाओं को तेजी से नष्ट करने के लिए 10 विशाल युद्ध व्यूह बख्तरबंद सैनिकों का नेतृत्व किया। जब हनुमान सिंह भी इन 8वें स्तर के शीर्ष श्रेणी के युद्ध व्यूह दैत्यों का सामना नहीं कर सका तो शेष अर्धचरण दिव्य विकास लोक और आरोहण लोक के चरम पर मौजूद रक्तपिशाच संप्रदाय के योद्धा इन युद्ध व्यूह दैत्यों के कत्लेआम का सामना कैसे कर सकते थे? इस शहर पर हमला करने वाले 30 से अधिक अर्धचरण दिव्य विकास लोक योद्धाओं और 200 से अधिक आरोहण लोक के चरम पर मौजूद रक्तपिशाच संप्रदाय के योद्धाओं में से एक भी नहीं बचा। वे सभी नष्ट हो गए। इस शहर के रक्तपिशाच संप्रदाय के योद्धाओं को नष्ट करने के बाद श्वेत वस्त्रधारी विराट बचाव के लिए 10 युद्ध व्यूह दैत्यों को अगले शहर में ले गया। रक्तपिशाच संप्रदाय के तीसरे संरक्षक मानिकचंद को हराने के बाद वह रोहिणी, जनरल बालक, कुर्मा और अन्य लोग 4 हमलावर शहरों को बचाने के लिए 4 समूहों में विभाजित हो गए। उसने, रोहिणी और जनरल बालक ने 10-10 युद्ध व्यूह दैत्यों का नेतृत्व किया। 3 शहरों को बचाने के लिए 3 समूहों में विभाजित हुए, जबकि कुर्मा एक शहर को बचाने के लिए अकेला गया।
कुर्मा की ताकत के साथ वह उन सभी की संयुक्त शक्ति के लगभग बराबर शक्तिशाली था। एक अन्य शहर में कुर्मा ने श्वेत वस्त्रधारी विराट से भी तेज गति से रक्त पिशाच संप्रदाय के 10 एल्डर्स को, साथ ही अर्धचरण दिव्य विकास लोक और आरोहण लोक के चरम पर मौजूद रक्त पिशाच संप्रदाय के योद्धाओं को तेजी से नष्ट कर दिया। रक्त पिशाच संप्रदाय के 10 एल्डर्स कुर्मा का बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सके। उसके पंजे के एक ही वार ने उन्हें कीमा बना दिया, जिससे उन्हें बचने का कोई मौका नहीं मिला। शेष रक्त पिशाच संप्रदाय के योद्धाओं को कुर्मा ने कुछ और वार करके जल्दी ही निपटा दिया। इस शहर पर हमला करने वाले रक्त पिशाच संप्रदाय के योद्धाओं को खत्म करने के बाद कुर्मा ने भी अन्य शहरों में सहायता प्रदान करने के लिए टेलीपोर्टेशन व्यूह का उपयोग किया। अन्य 2 शहरों में रोहिणी और जनरल बालक के नेतृत्व में युद्ध व्यूह और बख्तरबंद सैनिक, हालांकि श्वेत वस्त्रधारी विराट और कुर्मा जितने तेज नहीं थे, अंततः भीषण लड़ाई के बाद सभी दुश्मनों को नष्ट कर दिया। बलों के व्यापक हमले के तहत तलवार संप्रदाय पर हमला करने वाले रक्त पिशाच संप्रदाय के योद्धाओं में से कोई भी नहीं बचा। सभी का सफाया कर दिया गया। केवल तीसरे संरक्षक मानिक चंद को कुर्मा ने पकड़ लिया था और वह मौत के कगार पर था। उसकी साधना को कुर्मा ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया था, जिससे आत्मविनाश असंभव हो गया था। रक्त पिशाच संप्रदाय के अवशेषों को खत्म करने के बाद श्वेत वस्त्रधारी विराट मानिक चंद से पूछताछ करना चाहता था, यह पूछते हुए कि उनके रक्त पिशाच संप्रदाय ने अचानक तलवार संप्रदाय पर हमला क्यों किया। लेकिन चाहे उसने उससे कितना भी सवाल किया हो, मानिक चंद चुप रहा। विराट ने एक पल के लिए सोचा, फिर उसका स्वर्ण ड्रैगन अवतार सीधे विशाल दलदल के प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहरों से लौटा। उसकी दिव्य चेतना मानिक चंद के चेतना के सागर में प्रवेश कर गई और जबरन उसकी आत्मा की तलाशी लेने का प्रयास किया। स्वर्ण ड्रैगन अवतार अब आरोहण लोक के चरम पर था और इसकी ताकत एक शीर्ष स्तरीय प्रारंभिक चरण दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ के बराबर थी। अब जब मानिक चंद अधमरा था तो उसकी आत्मा की तलाशी लेना स्वर्ण ड्रैगन अवतार के लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। हालांकि जब स्वर्ण ड्रैगन अवतार की दिव्य चेतना मानिक चंद के चेतना के सागर में प्रवेश कर गई तो वह लगभग एक जाल में फंस गई। मानिक चंद की आत्मा के भीतर एक अत्यंत शातिर प्रतिबंध स्थापित किया गया था। जिस क्षण स्वर्ण ड्रैगन अवतार की दिव्य चेतना ने इसमें प्रवेश किया, मानिक चंद की आत्मा उस कपट्टी प्रतिबंध द्वारा सीधे अलग कर दी गई और वह शातिर प्रतिबंध एक जोंक की तरह स्वर्ण ड्रैगन अवतार की दिव्य चेतना का पीछा करता रहा। स्वर्ण ड्रैगन अवतार की चेतना के सागर पर आक्रमण करने और उसकी आत्मा को जब्त करने का प्रयास करता रहा। इस दृश्य को देखकर स्वर्ण ड्रैगन अवतार तुरंत चौंक गया। उसी समय विराट के वास्तविक शरीर को, जिसका मन स्वर्ण ड्रैगन अवतार से जुड़ा था, भी इसका पता चला। जैसे ही विराट के वास्तविक शरीर को इसका आभास हुआ, उसकी चेतना के सागर के भीतर अनंत परम मीनार कांप उठी, जिससे एक सुनहरा प्रकाश निकला जो विराट की आत्मा में प्रवाहित हुआ। यह सुनहरा प्रकाश विराट के वास्तविक शरीर और स्वर्ण ड्रैगन अवतार के बीच मानसिक संबंध के माध्यम से सीधे स्वर्ण ड्रैगन अवतार की आत्मा में प्रेषित किया गया, जिसने तुरंत हमला करने वाले शातिर प्रतिबंध को चकनाचूर कर दिया। विराट का वास्तविक शरीर, जो वर्तमान में शार्दूल और नीलिमा के साथ महान पश्चिमी महाद्वीप में क्षेत्रों को जीत रहा था, पसीने से तरबतर हो गया। सौभाग्य से प्रतिबंध बहुत मजबूत नहीं था, जिससे अनंत परम मीनार को उसके और स्वर्ण ड्रैगन अवतार के बीच मानसिक संबंध के माध्यम से अपनी शक्ति को प्रसारित करने की अनुमति मिली, जिससे प्रतिबंध की शक्ति चकनाचूर हो गई। अन्यथा यदि उस प्रतिबंध की शक्ति एक स्तर और मजबूत होती तो अनंत परम मीनार दूर से प्रसारित शक्ति के माध्यम से इसे चकनाचूर करने में सक्षम नहीं हो सकती थी। ऐसा लगता है कि भविष्य में ऐसे काम करते समय मुझे अधिक सतर्क रहना चाहिए। मेरी तरफ अनंत परम मीनार के बिना दूसरों के चेतना के सागर की लापरवाही से जांच न करना ही सबसे अच्छा है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं अनजाने में किसी जाल में फंस जाऊं। केवल मुख्य शरीर, जिसके पास अनंत परम मीनार है और जो इसके द्वारा संरक्षित है, बिना किसी डर के सभी प्रतिबंधों का सामना कर सकता है। वह रक्त पिशाच संप्रदाय का योद्धा जो दिव्य विकास लोक के मध्य चरण में था, मर चुका है। ऐसा लगता है कि इस ऑपरेशन में रक्त पिशाच संप्रदाय के उद्देश्य को समझना असंभव है। सौभाग्य से उसने पहले से तैयारी कर ली थी। रक्त पिशाच संप्रदाय के इस कदम का अनुमान लगाते हुए और तलवार संप्रदाय की सभी सेनाओं को महान पश्चिमी महाद्वीप में तैनात नहीं किया था। अन्यथा यदि तलवार संप्रदाय की कुलीन सेना को भी महान पश्चिमी महाद्वीप में लड़ने के लिए तैनात किया गया होता तो इस बार तलवार संप्रदाय गंभीर मुसीबत में पड़ जाता। हालांकि तलवार संप्रदाय का सुरक्षात्मक व्यूह इसे आसानी से तोड़े जाने से रोकता है, लेकिन इसे कुछ मध्य चरण दिव्य विकास लोक योद्धाओं के लिए सक्रिय करना बहुत अधिक बर्बादी होगी। विराट द्वारा बार बार परिष्कृत किया गया तलवार संप्रदाय का सुरक्षात्मक व्यूह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हो गया है। यदि पूरी ताकत से सक्रिय किया जाता है तो महाविपत्ति लोक से नीचे के योद्धा भी इसके खिलाफ असहाय होने की संभावना है। हालांकि इतने शक्तिशाली व्यूह को पूरी ताकत से सक्रिय करने की कीमत भी बहुत बड़ी है। ऊर्जा की खपत खगोलीय होगी। पूरी ताकत पर व्यूह प्रतिक्षण कुछ अरब नौवीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों से कहीं अधिक जलता है। यह सैकड़ों अरबों की खपत करता है। तलवार संप्रदाय के काफी संसाधनों के साथ भी यह अपने सुरक्षात्मक व्यूह के कई पूर्ण पैमाने पर सक्रियण का सामना नहीं कर सकता है। जब तक नितांत आवश्यक न हो, विराट कभी भी सुरक्षात्मक व्यूह का हल्के में उपयोग नहीं करेगा। इस सबक से सीखते हुए विराट ने न केवल तलवार संप्रदाय की सेना को अपनी सुरक्षा मजबूत करने का आदेश दिया, बल्कि एल्डर योगिता को भी तलवार संप्रदाय में वापस भेज दिया। यह पागल औरत एल्डर योगिता अग्रिम पंक्ति में असाधारण रूप से बहादुर थी। पिछले 2 वर्षों में उसने दिव्य पवन महल की स्वामिनी एल्डर विदुषी और एल्डर नयना के साथ मिलकर 15 से कम मध्य चरण दिव्य विकास लोक राक्षसों को नहीं मारा था। उन्होंने 30 से अधिक प्रारंभिक चरण दिव्य विकास लोक राक्षसों को भी मारा था और उनकी संयुक्त राक्षस सेना की संख्या 30 लाख से अधिक थी। इन 2 वर्षों में एल्डर योगिता और उनके साथियों ने अभूतपूर्व जीत हासिल की थी। उनकी प्रसिद्धि पूरे मानव जाति में फैल गई थी। उनकी उपलब्धियों ने दाव संघ के शीर्ष विशेषज्ञों जैसे बाबा ध्रुव, एल्डर लक्ष्मण और जय को भी शर्मिंदा और हीन महसूस कराया। उन्होंने 2 साल से अधिक समय तक लड़ाई लड़ी थी। उनके वापस लौटने और आराम करने का समय आ गया था। विराट का संदेश प्राप्त करने के बाद एल्डर योगिता, हालांकि अभी भी छोड़ने के लिए कुछ हद तक अनिच्छुक थी, ने विराट के आदेशों का पालन किया और तलवार संप्रदाय में वापस आ गई। उस महल में जिसे विराट ने क्षेत्र की रक्षा के लिए उसके लिए पूर्वी भाग में बनवाया था। पिछले 2 वर्षों में उसने बहुत सारे युद्ध अंक जमा कर लिए थे। इन अंकों के बदले में जो संसाधन वह प्राप्त कर सकती थी, वे उसके लिए दिव्य विकास लोक के चरम या यहां तक कि अर्धचरण महाविपत्ति लोक तक खेती करने के लिए पर्याप्त से अधिक थे। अगले कुछ दशकों तक भले ही वह पूरे दिन लेटकर खेती करने के अलावा कुछ न करे, फिर भी उसके पास अटूट युद्ध अंक होंगे। हालांकि एल्डर योगिता अपने जमा किए गए अंकों के कारण अहंकारी नहीं बनी और न ही उसने विराट के आदेशों का पालन करना बंद किया। वह विराट के आदेशों के प्रति हमेशा की तरह आज्ञाकारी और अनुपालन करने वाली बनी रही। एल्डर योगिता बहुत पहले ही समझ गई थी कि चाहे वह कितने भी युद्ध अंक जमा कर ले, वे विराट का पल्ला पकड़े रहने जितने मूल्यवान नहीं थे। केवल विराट से चिपके रहने से ही वह वास्तव में अनगिनत खेती संसाधनों की मालिक हो सकती थी और तभी विराट कुछ अच्छा होने पर सबसे पहले उसके बारे में सोचता। यह ठीक इसलिए था क्योंकि वह हमेशा विराट की सबसे आज्ञाकारी गुर्गा रही थी कि उसे अपने साथी शिष्यों से कहीं अधिक खेती के संसाधनों का आनंद मिला। विराट ने हमेशा सबसे पहले उसके बारे में सोचा जब उसने नव विपत्ति दिव्य फीनिक्स विद्या, दिव्य फीनिक्स तलवार कला और उच्च श्रेणी के जन्मजात जादुई खजाने हासिल किए और उसने उन्हें बिना कोई कीमत चुकाए उसे दे दिया। दिव्य पवन महल में किसी और को ऐसा व्यवहार नहीं मिला, यहां तक महल की स्वामिनी को भी नहीं। यह विराट के मजबूत समर्थन के कारण था कि एल्डर योगिता इतनी आगे बढ़ गई थी कि वह दिव्य पवन महल में सबसे मजबूत व्यक्ति बन गई थी। यह देखकर कि एल्डर योगिता कितनी आज्ञाकारी थी, जो उसके आदेश पर तुरंत महान पश्चिमी महाद्वीप से तलवार संप्रदाय लौट आई, विराट को संतुष्टि की लहर महसूस हुई। वह ऐसे आज्ञाकारी गुर्गे का पूरे दिल से समर्थन कैसे नहीं कर सकता था। एल्डर योगिता व्यावहारिक रूप से शार्दुल और कुर्मा के अलावा उसकी कमान के तहत सबसे आज्ञाकारी व्यक्ति थी। एल्डर योगिता की चीजों की देखरेख के लिए वापस आने के साथ विराट ने बहुत अधिक सहज महसूस किया और शार्दुल और नीलिमा के साथ पश्चिमी महाद्वीप में लड़ना जारी रखा। जहां तक विशाल कछुए का सवाल था, विराट ने उसे वापस रहने के लिए पूर्वी सागर में जलनाग महल भेज दिया। जलनाग महल पूर्वी सागर में एक महत्वपूर्ण स्थान था और वहां तलवार संप्रदाय के भविष्य के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण आधार था।
विराट स्वाभाविक रूप से इसे आसानी से नहीं छोड़ सकता था, विशेष रूप से पूर्वी सागर की विशिष्ट स्थिति के बारे में जानने के बाद उसने जलनाग महल को और भी अधिक महत्व दिया। विराट के निर्मल अवतार ने कुर्मा को एक युद्ध व्यूह भी सिखाया और उसे जलनाग वंश की आरोहण लोक सेना को प्रशिक्षित करने के लिए इसका उपयोग करने का निर्देश दिया। हालांकि जलनाग वंश के दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों को लगभग पूरी तरह से मिटा दिया गया था। जलनाग वंश के 3 लाख आरोहण लोक सैनिकों को लगभग पूरी तरह से संरक्षित किया गया था और विराट द्वारा वश में कर लिया गया था। यदि ठीक से उपयोग किया जाए तो जलनाग वंश की ये 3 लाख आरोहण लोक सेना एक अत्यंत शक्तिशाली शक्ति होगी। तलवार संप्रदाय के क्षेत्र के पूर्वी हिस्से में लाल कपड़ों में एक महिला ने तलवार संप्रदाय की दिशा में देखा। उसका चेहरा भावहीन था। फिर उसने अपने सामने तैरती हुई कई जीवन पट्टिकाओं को देखा और उसके पहले से ही अविचलित चेहरे पर अंततः सदमे का हल्का सा भाव दिखाई दिया। ये जीवन पट्टिकाएं उन रक्तपिशाच संप्रदाय के योद्धाओं की थीं जो तलवार संप्रदाय के पूर्वी क्षेत्र पर हमला करने गए थे और अब बिना किसी अपवाद के ये सभी जीवन पट्टिकाएं चकनाचूर हो गई थीं। इसका मतलब यह था कि तलवार संप्रदाय पर हमला करने वाले सभी रक्तपिशाच संप्रदाय के योद्धा, जिनमें मानिकचंद, एक मध्यचरण दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ भी शामिल था, का सफाया कर दिया गया था। एक भी नहीं बचा था। लाल कपड़ों वाली महिला अपने सामने चकनाचूर जीवन पट्टिकाओं को घूरती रही और एक लंबी चुप्पी में गिर गई। उसके द्वारा जुटाई गई जानकारी के अनुसार तलवार संप्रदाय के सभी दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ महान पश्चिमी महाद्वीप में लड़ने के लिए गए थे। तार्किक रूप से तलवार संप्रदाय के भीतर अब कोई भी दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ नहीं बचा होना चाहिए था। तो मानिकचंद और अन्य रक्तपिशाच संप्रदाय के योद्धाओं का पूरी तरह से सफाया क्यों किया गया? यह जानना महत्वपूर्ण है कि इस बार तलवार संप्रदाय पर हमला करने के लिए रक्तपिशाच संप्रदाय द्वारा भेजी गई ताकतें कमजोर नहीं थीं। आखिर उन्हें किसने मारा? लाल कपड़ों वाली महिला ने सोचा। उसकी आंखों में उलझन का भाव था। क्या ऐसा हो सकता है कि तलवार संप्रदाय के भीतर ऐसी ताकतें थीं जिनके बारे में वह नहीं जानती थी? काफी देर बाद लाल कपड़ों वाली महिला को होश आया। उसने तलवार संप्रदाय की दिशा में देखा और मन ही मन बड़बड़ाई, विराट, तुम वास्तव में हमेशा की तरह मुझे चौंका देते हो, हमेशा की तरह आश्चर्यजनक। इसके साथ उसने अपना हाथ लहराया और अपने बगल में 12 रक्त सेवकों से कहा, चलो चलें। चूंकि मानिकचंद और अन्य अपने हमले में विफल रहे थे और पूरी तरह से मिटा दिए गए थे, इसलिए उसके लिए अब और रुकने का कोई मतलब नहीं था। तलवार संप्रदाय की ताकत अथाह थी, जिससे उन पर सीधे हमला करना असंभव हो गया था। वह मध्य महाद्वीप में अन्य ताकतों से निपटेगी। इस बार उसका इरादा तलवार संप्रदाय को पूरी तरह से नष्ट करने का नहीं था, बल्कि केवल एक भारी झटका देने का था। आखिरकार विराट की क्षमताओं के साथ तलवार संप्रदाय उसके द्वारा इतनी आसानी से नष्ट नहीं होगा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वह अपना सबसे बुनियादी लक्ष्य भी हासिल नहीं कर सकती। हालांकि इस बार विराट के साथ उसकी प्रतियोगिता अभी शुरू हुई है। रक्तपिशाच संप्रदाय उसके हाथों में केवल एक मोहरा है। न केवल रक्तपिशाच संप्रदाय, बल्कि शक्ति सिंधु महाद्वीप के पिशाच भी उसकी आंखों में इस्तेमाल किए जाने वाले मोहरे मात्र हैं। महान पश्चिमी महाद्वीप में विराट ने अपनी लंबी तलवार घुमाई, सूर्य तलवार कला के 7वें स्तर को उजागर किया और एक ही बार से एक राक्षस सेना को नष्ट कर दिया। इस राक्षस सेना को उसके शार्दुल, नीलिमा, माया और अन्य लोगों द्वारा तितर-बितर कर दिया गया था और वे भाग गए थे। मूल रूप से यह 10 लाख की सेना थी, लेकिन उनके हमले के तहत यह बिखर गई और सभी दिशाओं में भाग गई। इस प्रकार विराट, शार्दुल, नीलिमा, माया और अन्य लोग इन बिखरी हुई राक्षस सेनाओं का पीछा करने के लिए अलग हो गए। महान पश्चिमी महाद्वीप में रहने वाले मनुष्यों की दयनीय स्थिति देखने के बाद से विराट ने राक्षसों पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाई है। वह किसी भी राक्षस का बेरहमी से कत्लेआम करता था जो उसे मिलता था। जब विराट ने अपनी तलवार चलाई तो एक कान फोड़ देने वाली गर्जना के साथ उसके शरीर से एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। उस समय उसका साधना स्तर महान क्षेत्र के अंतिम चरण से महान क्षेत्र के चरम पर पहुंच गया। अपनी अपार संचित शक्ति के साथ 2 साल से अधिक की अथक लड़ाई के साथ उसकी साधना अंततः अपनी सीमा तक पहुंच गई थी, जिसे अब और दबाया नहीं जा सकता था और उसने महान क्षेत्र के चरम को तोड़ दिया। पिछले 2 वर्षों में युद्ध के मैदान पर लगातार निखरने से विराट की ताकत तेजी से बढ़ी थी। इस सफलता के कारण उसकी ताकत तुरंत 10 गुना बढ़ गई। विराट की अपार संचित शक्ति के कारण प्रत्येक सफलता के साथ शक्ति में वृद्धि बहुत बड़ी थी। विराट ने अपने शरीर के भीतर शक्ति की अचानक वृद्धि महसूस की, यह अनुमान लगाते हुए कि अपनी वर्तमान शक्ति के साथ वह दिव्य योद्धा सूची के शीर्ष 10 विशेषज्ञों के साथ मुकाबला करने में पूरी तरह सक्षम था। महान क्षेत्र के चरम पर पहुंचने के बाद विराट ने अपने प्रयासों में कमी नहीं की, बल्कि महान पश्चिमी महाद्वीप में लड़ना जारी रखा। 1 महीने बाद उसकी आध्यात्मिक शक्ति अपनी सीमा तक पहुंच गई और एक नए स्तर तक बढ़ गई। महान क्षेत्र के चरम पर पहुंचने से पहले उसकी आध्यात्मिक शक्ति पहले से ही एक प्रारंभिक चरण दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ के अनंत करीब थी। अब साधना में इस सफलता के साथ उसकी आध्यात्मिक शक्ति में काफी वृद्धि हुई है, जो स्वाभाविक रूप से एक सच्चे दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ के बराबर स्तर तक बढ़ गई है। उस दिन जब विराट लड़ रहा था, उसे अचानक अध्यक्ष दिवाकर का संदेश मिला, जिसमें उसे मामलों पर चर्चा करने के लिए दानवनाशक नगर लौटने के लिए कहा गया था। अध्यक्ष दिवाकर का यह संदेश पाकर विराट उत्सुक हुए बिना नहीं रह सका। बूढ़ा दिवाकर अब क्या कर रहा था? पिछले 2 वर्षों से महान पश्चिमी महाद्वीप में उनका युद्ध मोर्चा लगातार पश्चिम की ओर बढ़ा था, शायद ही कभी पूर्व की ओर पीछे हटा हो। युद्ध की शुरुआत के बाद से 2.5 वर्षों में मानव सेना का मोर्चा महान पश्चिमी महाद्वीप में कम से कम 150 खरब मील पश्चिम में आगे बढ़ गया था, जिसने एक विशाल और असीम क्षेत्र को पुनः प्राप्त किया था। विराट ने थोड़ी देर विचार किया, अंततः यह देखने के लिए दानवनाशक नगर लौटने का फैसला किया कि क्या हुआ था। अगर यह कुछ बेहद जरूरी नहीं होता तो अध्यक्ष दिवाकर शायद उसे लौटने के लिए संदेश नहीं भेजते। विराट ने निकटतम शहर को चुना और उसके भीतर स्थापित टेलीपोर्टेशन व्यूह के माध्यम से दानवनाशक नगर लौट आया। दानवनाशक नगर के परिषद हॉल में पहुंचने पर विराट ने पाया कि दाव संघ के उच्च पदस्थ सदस्य भी आ चुके थे। बेशक दानवनाशक नगर में आए ये दाव संघ के नेता उनके मुख्य शरीर नहीं थे, बल्कि उन्होंने अपने दिव्य चेतना अवतार भेजे थे। दाव संघ की उच्च स्तरीय लड़ाकू शक्ति को मानव सेना के साथ रहना था ताकि राक्षसों को अचानक मुड़ने और चुपके से हमला करने से रोका जा सके। अध्यक्ष दिवाकर, क्या आपने मुझे किसी जरूरी काम से वापस बुलाया है? विराट ने अध्यक्ष दिवाकर के दिव्य चेतना अवतार को देखते हुए पूछा। मामला यह है, हाल ही में हमारे मध्य महाद्वीप में कई स्थानों पर रक्तपिशाच संप्रदाय द्वारा लगभग एक साथ हमला किया गया है। रक्तपिशाच संप्रदाय के उन्मत्त कत्लेआम के तहत कई मानव शहरों का पहले ही बलिदान दिया जा चुका है। इसलिए मैंने भाई विराट को इस मामले से निपटने के तरीके पर चर्चा करने के लिए यहाँ आने के लिए कहा, अध्यक्ष दिवाकर ने कहा। अध्यक्ष दिवाकर अब विराट को एक समान मानते हैं। तलवार संप्रदाय की वर्तमान ताकत के साथ यह पूरे दाव संघ से बहुत कमजोर नहीं है। वास्तव में प्रारंभिक चरण दिव्य विकास लोक योद्धाओं की संख्या के मामले में तलवार संप्रदाय दाव संघ से भी आगे निकल जाता है। क्या रक्तपिशाच संप्रदाय ने मध्य महाद्वीप के विभिन्न हिस्सों पर भी हमला किया है? अध्यक्ष दिवाकर की बातें सुनकर विराट चौंक गया। जब रक्तपिशाच संप्रदाय ने पहले तलवार संप्रदाय पर हमला किया था तो उसने सोचा था कि रक्तपिशाच संप्रदाय केवल उनके तलवार संप्रदाय को निशाना बना रहा था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि चीजें उतनी सरल नहीं है जितनी वे दिखाई देती हैं। भाई विराट, आपका इससे क्या मतलब है? क्या ऐसा हो सकता है कि तलवार संप्रदाय पर भी रक्तपिशाच संप्रदाय द्वारा हमला किया गया था? विराट की बातें सुनकर अध्यक्ष दिवाकर चौंक गए और जल्दी से पूछा, यह सही है। 2 महीने पहले तलवार संप्रदाय पर वास्तव में रक्तपिशाच संप्रदाय द्वारा हमला किया गया था। उस समय रक्तपिशाच संप्रदाय ने एक मध्य चरण दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ, 4 प्रारंभिक चरण दिव्य विकास लोक योद्धा, 100 अर्ध चरण दिव्य विकास लोक योद्धा और 500 चरम आरोहण लोक योद्धा भेजे थे। हालांकि इन दुर्जय रक्तपिशाच संप्रदाय के योद्धाओं को हमारी तलवार संप्रदाय की सेना द्वारा मिटा दिया गया था। विराट ने कहा, मैंने मूल रूप से सोचा था कि रक्तपिशाच संप्रदाय ने अपने सभी विशेषज्ञों को भेजकर हमारी तलवार संप्रदाय की कमजोर सुरक्षा का फायदा उठाया, लेकिन अब ऐसा लगता है कि रक्तपिशाच संप्रदाय का उद्देश्य केवल यह नहीं है। उस स्थिति में मुझे लगता है कि रक्तपिशाच संप्रदाय एक ध्यान भटकाने वाली रणनीति की योजना बना रहा है। अध्यक्ष दिवाकर ने एक पल के चिंतन के बाद कहा। अध्यक्ष दिवाकर का मतलब है कि मध्य महाद्वीप के विभिन्न हिस्सों पर रक्तपिशाच संप्रदाय के हमले हमारी सेना को तितर-बितर करने और दानव जाति पर दबाव कम करने का एक प्रयास है।
अध्यक्ष दिवाकर की बातें सुनकर विराट ने एक पल सोचने के बाद पूछा, यह सही है? इस बार रक्त पिशाच संप्रदाय ने लगभग अपनी पूरी ताकत लगा दी है। हमारे द्वारा जुटाई गई खुफिया जानकारी के अनुसार रक्त पिशाच संप्रदाय के ग्रैंड संरक्षक मिहिर, दूसरे संरक्षक यमराज और अन्य 8 एल्डर्स सभी को तैनात किया गया है। रक्त पिशाच संप्रदाय के प्रमुख जालिम सिंह के अलावा मूल रूप से रक्त पिशाच संप्रदाय की सभी उच्च स्तरीय लड़ाकू शक्ति जिसके बारे में हम जानते हैं बाहर आ गई है। मैं दानव जाति पर दबाव कम करने की चाहत के अलावा किसी अन्य कारण के बारे में नहीं सोच सकता, अध्यक्ष दिवाकर ने कहा। मुझे भी लगता है कि अध्यक्ष दिवाकर की बातें बहुत मायने रखती हैं। हालांकि शक्ति सिंधु महाद्वीप के पिशाच धैर्यवान और निष्क्रिय हैं, लेकिन उनकी भेड़िया जैसी महत्वाकांक्षाएं राक्षसों से छोटी नहीं है। ये जानवर हमेशा शक्ति सिंधु महाद्वीप की प्रमुख शक्तियों के बीच संतुलन बनाने का खेल खेलना चाहते थे, ताकि शक्ति सिंधु महाद्वीप की प्रमुख शक्तियां एक दूसरे को कमजोर कर सकें और अंततः वे लाभ उठा सकें। जब हमारी मानव जाति का पलड़ा भारी होता है तो वे मुसीबत पैदा करने के लिए बाहर कूद पड़ते हैं। जब हमारी मानव जाति नुकसान में होती है तो वे फिर से छिप जाते हैं। बाबा ध्रुव ने भी सहमति जताई, यह सही है। 30 लाख साल पहले हमारे पास मूल रूप से राक्षसों के खिलाफ युद्ध जीतने का मौका था, लेकिन अंत में ये पिशाच जानवर ही थे जो बाहर कूद पड़े और हमारे पिछले हिस्से में परेशानी पैदा की, जिससे हमारे लिए दोनों मोर्चों पर सेवा करना असंभव हो गया। अंत में हम असफल रहे और पिशाचों और राक्षसों द्वारा हमला किया गया, जिसने हमें बहुत कमजोर कर दिया। तब से राक्षसों के आक्रामक का सामना करते समय हम पूरी तरह से नुकसान में थे। अध्यक्ष दिवाकर ने सिर हिलाया और कहा, अगर इन जानवरों को खत्म नहीं किया गया तो वे हमेशा हमारी मानव जाति के लिए एक बड़ा खतरा बने रहेंगे, जिससे हमारे लिए मन की शांति के साथ राक्षसों से निपटना असंभव हो जाएगा। एल्डर रुद्र ने भी इस समय कहा, तो अध्यक्ष दिवाकर और बाकी सब, आप आगे क्या करने की योजना बना रहे हैं? विराट ने अध्यक्ष दिवाकर और अन्य लोगों से पूछा। रक्त पिशाच संप्रदाय हमारे मानव पीछे के क्षेत्र में कहर बरपा रहा है। हम निश्चित रूप से हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। अब एकमात्र तरीका इन रक्त पिशाच संप्रदाय के जानवरों को खत्म करने के लिए विभिन्न स्थानों पर विशेषज्ञों को भेजना है। अध्यक्ष दिवाकर ने कहा, मेरी योजना यह है कि दांव संघ अपने आधे दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों को भेजेगा और तलवार संप्रदाय अपने आधे दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों को भेजेगा, ताकि मध्य महाद्वीप के विभिन्न स्थानों पर रक्त पिशाच संप्रदाय के इन अवशेषों को मिटाया जा सके। आपको क्या लगता है भाई विराट? यह एक अच्छा विचार है। विराट ने सहमति में सिर हिलाया। बैठक के बाद विराट ने भी तलवार संप्रदाय के दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों की एक बैठक बुलाना शुरू कर दिया। विराट का सम्मान प्राप्त करने पर तलवार संप्रदाय के कई दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ जो वर्तमान में अग्रिम पंक्ति में क्षेत्रों को जीत रहे थे, टेलीपोर्टेशन व्यूह के माध्यम से लौट आए। एक बार जब सभी दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ आ गए तो विराट ने सभी को अध्यक्ष दिवाकर के इरादों से अवगत कराया। विराट का वृत्तांत सुनने के बाद दिव्य पवन महल की स्वामिनी महारानी रेणुका ने तुरंत मेज पर हाथ मारा और ठंडे स्वर में कहा, रक्त पिशाच संप्रदाय के वे जानवर वास्तव में फिर से मुसीबत पैदा करने के लिए बाहर आ गए हैं। यह एकदम सही है। समय आ गया है। विराट, अध्यक्ष दिवाकर से कहो कि हम दिव्य पवन महल रक्त पिशाच संप्रदाय से निपटने के मामले को संभालेंगे। उनके दांव संघ को हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनके दांव संघ के दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ अग्रिम पंक्ति में राक्षसों से लड़ने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। यह सही है। हम दिव्य पवन महल रक्त पिशाच संप्रदाय से निपटने के मामले को संभालेंगे। अब समय आ गया है कि रक्त पिशाच संप्रदाय हमारे ऊपर बकाया खून का कर्ज चुकाए। एल्डर विदुषी ने भी ठंडे स्वर में कहा, हम दिव्य पवन महल बस इन जानवरों को न ढूंढ पाने के बारे में चिंतित थे। यह और भी बेहतर है कि उन्होंने आगे आने की पहल की है। हमने पिछले 2.5 वर्षों में महान पश्चिमी महाद्वीप में पर्याप्त राक्षसों को मारा है। हमने राक्षसों पर बकाया लगभग सभी कर्ज वसूल कर लिए हैं। वास्तव में रक्त पिशाच संप्रदाय से खून का कर्ज वसूल करने का समय आ गया है। एल्डर नयना ने भी बात की। दिव्य पवन महल की स्वामिनी एल्डर विदुषी और एल्डर नयना की बातें सुनकर विराट को तुरंत एक ऐसी ही घटना याद आ गई। सालों पहले अग्रिम पंक्ति से दिव्य पवन महल की वापसी के दौरान यह रक्त पिशाच संप्रदाय का डरपोक हमला था, जिसके परिणाम स्वरूप इसकी उच्च स्तरीय लड़ाकू शक्ति लगभग नष्ट हो गई थी। उस लड़ाई ने दिव्य पवन महल को गंभीर रूप से कमजोर कर दिया था, जिससे इसकी ताकत शीर्ष 5 संप्रदायों में से एक होने से गिरकर वरुण महल से भी हीन हो गई थी। दिव्य पवन महल के चरम पर वरुण महल ने इसे थोड़ा भी उकसाने की हिम्मत नहीं की। हालांकि उस लड़ाई में दिव्य पवन महल को हुए विनाशकारी नुकसान के कारण बाद में इसे वरुण महल द्वारा लगातार अपमान और क्षेत्रीय अतिक्रमण का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि दिव्य पवन महल की स्वामिनी की गुरु पिछली दिव्य पवन महल स्वामिनी रक्त पिशाच संप्रदाय के उस डरपोक हमले में घातक रूप से घायल हो गई थी। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि दिव्य पवन महल की स्वामिनी और रक्त पिशाच संप्रदाय के बीच गहरी नफरत थी। ठीक है, क्योंकि ऐसी बात है तो मैं आपका संदेश अध्यक्ष दिवाकर तक पहुंचा दूंगा। विराट ने सिर हिलाया और कहा। उसने फिर दिव्य पवन महल का संदेश अध्यक्ष दिवाकर को दिया। विराट की बातें सुनकर अध्यक्ष दिवाकर बिना किसी हिचकिचाहट के दिव्य पवन महल के प्रस्ताव पर सहमत हो गए। दिव्य पवन महल अब बेहद शक्तिशाली था। अपनी ताकत के साथ यह रक्त पिशाच संप्रदाय से निपटने में सक्षम से अधिक था। अध्यक्ष दिवाकर ने शुरू में प्रस्ताव दिया था कि दांव संघ और तलवार संप्रदाय प्रत्येक रक्त पिशाच संप्रदाय से निपटने के लिए अपने आधे दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों को भेजें, तलवार संप्रदाय के दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों के विचार से। आखिरकार दानव जाति की हार व्यावहारिक रूप से एक निश्चित निष्कर्ष थी और दांव संघ इतनी बड़ी उपलब्धि का पूरा श्रेय नहीं ले सकता था। इसके अलावा तलवार संप्रदाय के दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ दानव जाति के खिलाफ इस निर्णायक लड़ाई में मानव जाति की जबरदस्त सफलता के लिए कम से कम आधे श्रेय के पात्र थे। इसके अलावा दांव संघ और तलवार संप्रदाय दोनों के दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ राक्षसों को मारने में अपार पुण्य का आनंद ले सकते हैं और इन पुण्यों को तलवार संप्रदाय के भीतर अनगिनत अद्भुत संसाधनों के लिए बदला जा सकता है। यदि वह यह प्रस्ताव करता कि सभी तलवार संप्रदाय के दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ रक्त पिशाच संप्रदाय से निपटने के लिए जाएं, तो यह अनिवार्य रूप से तलवार संप्रदाय के योद्धाओं के बीच असंतोष को भड़काएगा। इसलिए अध्यक्ष दिवाकर ने सभी पक्षों की भावनाओं पर विचार करने के लिए यह सुझाव दिया। अब जब दिव्य पवन महल अतीत का बदला लेने के लिए रक्त पिशाच संप्रदाय के संघर्ष को सुलझाने की जिम्मेदारी उठाने की पहल कर रहा है, तो अध्यक्ष दिवाकर स्वाभाविक रूप से मना नहीं करेंगे। अध्यक्ष दिवाकर का जवाब मिलने के बाद विराट ने दिव्य पवन महल की स्वामिनी और अन्य लोगों से कहा, अध्यक्ष दिवाकर आपके प्रस्ताव पर सहमत हो गए हैं। यह सबसे अच्छा है। यह सुनकर दिव्य पवन महल की स्वामिनी ने सिर हिलाया और कहा, भले ही अध्यक्ष दिवाकर असहमत होते, हमें कोई परवाह नहीं होती। रक्त पिशाच संप्रदाय का बदला कुछ ऐसा है जिसे हमारे दिव्य पवन महल को लेना ही होगा। यह सुनकर विराट उसे एक नजर देखे बिना नहीं रह सका। यह मौसी रेणुका दिन ब दिन अहंकारी होती जा रही है और उनका व्यवहार काफी हद तक एक जिद्दी छोटी महिला जैसा है। हालांकि यह कहा जाना चाहिए कि दिव्य पवन महल की स्वामिनी को वास्तव में अहंकारी होने का अधिकार है। दिव्य पवन महल की वर्तमान ताकत 3 प्राचीन परिवारों में से किसी से भी आगे निकल गई है और मानव जाति की शक्ति में यदि तलवार संप्रदाय को बाहर रखा जाता है तो यह दांव संघ के बाद दूसरे स्थान पर है। अकेले दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों की भारी संख्या के मामले में दिव्य पवन महल के पास 35 और दिव्य विकास लोक के मध्य चरण के 5 विशेषज्ञ होने का गौरव प्राप्त है। सूर्यवीर और मीरा से उसके संबंधों के साथ विराट भी आमतौर पर उसे कुछ छूट देता है। शक्ति सिंधु महाद्वीप में वह व्यावहारिक रूप से कह सकती है कि वह किसी से नहीं डरती। यहाँ तक कि दांव संघ के उपाध्यक्ष अध्यक्ष दिवाकर भी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें वह नजरअंदाज कर सकती है। अपना निर्णय लेने के बाद विराट ने तुरंत घोषणा की कि रक्त पिशाच संप्रदाय के योद्धाओं को मारने का इनाम वही होगा जो दानव जाति के विशेषज्ञों को मारने के लिए है। दिव्य पवन महल ने तेजी से काम किया। उसी दिन टेलीपोर्टेशन व्यूह के माध्यम से दक्षिणी महाद्वीप लौट आया ताकि रक्त पिशाच संप्रदाय पर पूर्ण पैमाने पर हमले के लिए अपनी सेना जुटा सके। इस बार न केवल सभी दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों ने भाग लिया, बल्कि आरोहण लोक के चरम पर और अर्धचरण दिव्य विकास लोक वाले भी शामिल हुए। यहाँ तक कि चंपा ने भी इस अभियान में भाग लेने की जिद की। आखिरकार यह रक्त पिशाच संप्रदाय के खिलाफ दिव्य पवन महल के बदले का युद्ध था और दिव्य पवन महल की युवा स्वामिनी के रूप में वह भाग न लेने का जोखिम नहीं उठा सकती थी।
यह देखकर विराट भी चंपा के साथ इस अभियान में शामिल होने के लिए अग्रिम पंक्ति से पीछे हट गया। चंपा उसके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण लोगों में से एक थी और वह नहीं चाहता था कि उसे कुछ भी हो। हालांकि चंपा अब एक चरम आरोहण लोक विशेषज्ञ थी और उसकी युद्ध शक्ति एक साधारण प्रारंभिक चरण दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ के बराबर थी। फिर भी विराट थोड़ा चिंतित था। इसके अलावा महान पश्चिमी महाद्वीप में लड़ाई की स्थिति मूल रूप से तय हो गई थी और उसकी भागीदारी का कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा। मानव जाति का मोर्चा पिछले 2.5 वर्षों में बहुत तेजी से आगे बढ़ा था और उनके पास जीते गए क्षेत्रों को बचाने का समय नहीं था। इसके अलावा दानव जाति के तेजी से पीछे हटने के कारण उन्होंने पिछले 6 महीनों में शायद ही कभी मानव जाति के साथ युद्ध किया हो। इसके अलावा दिव्य पवन महल के विशेषज्ञों ने दानव सेना का इतनी तेजी से पीछा किया है कि वे मानव सेना से कुछ हद तक अलग हो गए हैं, जिससे बाद की मानव सेना की मार्चिंग प्रगति पिछड़ गई है। रक्त पिशाच संप्रदाय के लिए दिव्य पवन महल के दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों की वापसी मानव सेना को महान पश्चिमी महाद्वीप के जीते गए क्षेत्रों को धीरे धीरे बचाने के लिए समय प्रदान करती है। विराट ने काल रात्रि शिविर के खुफिया नेटवर्क को लामबंद किया। सेनापति समीर को रक्त पिशाच संप्रदाय की गतिविधियों की बारीकी से निगरानी करने का निर्देश दिया। मध्य महाद्वीप में पिछले कुछ वर्षों में काल रात्रि शिविर की तैनाती काफी प्रभावी रही है। हालांकि यह मध्य महाद्वीप में दांव संघ के लंबे समय से चल रहे और गहरे जड़ें जमा चुके अभियानों से तुलना नहीं कर सकता है। फिर भी लामबंद होने पर यह एक बड़ा खुफिया नेटवर्क बना सकता है। इस बार अध्यक्ष दिवाकर ने दिव्य पवन महल के कार्यों में सहयोग करने के लिए दांव संघ के खुफिया नेटवर्क को भी तलवार संप्रदाय का पूरी तरह से समर्थन करने का निर्देश दिया। दांव संघ और तलवार संप्रदाय के काल रात्रि शिविर के संयुक्त खुफिया नेटवर्क ने आश्चर्यजनक शक्ति का प्रदर्शन किया। जब भी रक्त पिशाच संप्रदाय कोई कदम उठाता, ये नेटवर्क तुरंत उनकी गतिविधियों की निगरानी कर सकते थे। नतीजतन रक्त पिशाच संप्रदाय के योद्धाओं को दिव्य पवन महल द्वारा खदेड़ दिया गया। दिव्य पवन महल की वर्तमान ताकत को देखते हुए रक्त पिशाच संप्रदाय पहले से ही उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। इसके अलावा रक्त पिशाच संप्रदाय को कुछ महीने पहले तलवार संप्रदाय पर अपने हमले में महत्वपूर्ण नुकसान उठाना पड़ा था, जिससे दोनों पक्षों के बीच ताकत का अंतर और बढ़ गया था। दिव्य पवन महल के हाथों भारी नुकसान उठाने के बाद रक्त पिशाच संप्रदाय समझदार हो गया। उन्होंने अब पहले की तरह खुले तौर पर और लापरवाही से काम नहीं किया, बल्कि छोटे समूहों में हमले शुरू करने और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत पीछे हटने की रणनीति अपनाई। रक्त पिशाच संप्रदाय द्वारा अपनी रणनीति बदलने के साथ दिव्य पवन महल को कुछ सिरदर्द होने लगा, क्योंकि मध्य महाद्वीप का क्षेत्र बहुत विशाल था। काल रात्रि शिविर और दांव संघ के सबसे परिष्कृत खुफिया नेटवर्क के साथ भी मध्य महाद्वीप के हर कोने को कवर करना असंभव था। रक्त पिशाच संप्रदाय के बिखरे हुए और यहां तक कि व्यक्तिगत कार्यों ने दिव्य पवन महल के लिए उन्हें खत्म करने की कठिनाई को बहुत बढ़ा दिया। यह सुनकर एल्डर चंडिका सहित दांव संघ मुख्यालय में शांति प्रेमी योद्धाओं के अपने विचार आने लगे। वे अग्रिम पंक्ति में राक्षसों से लड़ने का जोखिम उठाने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन वे आसानी से पीछे से कुछ लूट का माल उठा सकते थे। रक्त पिशाच संप्रदाय राक्षसों की तुलना में बहुत कम खतरनाक था और अब जब दिव्य पवन महल ने उन्हें अपंग कर दिया था, तो लड़ाई में शामिल होना व्यावहारिक रूप से जोखिम मुक्त था, लगभग मुफ्त की चीजें उठाने जैसा। इसलिए एल्डर चंडिका और अन्य शांति प्रेमी योद्धाओं ने अध्यक्ष दिवाकर से रक्त पिशाच संप्रदाय को खत्म करने के अभियान में भाग लेने की अनुमति देने का अनुरोध किया। हालांकि उनकी एक शर्त थी, उनके द्वारा खत्म किए गए रक्त पिशाच संप्रदाय के योद्धाओं को भी संबंधित युद्ध अंक अर्जित करने होंगे, जिन्हें वे बाद में तलवार संप्रदाय से अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली खेती संसाधनों के लिए बदल सके। वे लंबे समय से तलवार संप्रदाय के अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली खेती संसाधनों का लालच कर रहे थे, लेकिन संप्रदाय के साथ उनकी अपूरणीय शत्रुता के कारण विराट उन्हें उन संसाधनों को कभी नहीं बेचता। रक्त पिशाच संप्रदाय को घेरने और खत्म करने का वर्तमान अभियान उनके लिए इन संसाधनों को प्राप्त करने का एक आदर्श अवसर प्रस्तुत करता है। उनका अनुरोध प्राप्त करने के बाद अध्यक्ष दिवाकर ने इसे विराट को यह पूछते हुए रिले किया कि क्या उसे सहमत होना चाहिए। क्योंकि खेती के संसाधन अंततः विराट के हाथों में थे, इसलिए अध्यक्ष दिवाकर उसके लिए निर्णय नहीं ले सकते थे। अध्यक्ष दिवाकर की बातें सुनकर विराट ने एक पल के लिए विचार किया और फिर उनके अनुरोध पर सहमति व्यक्त की। भाई विराट, क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप सहमत होना चाहते हैं? विराट का जवाब मिलने के बाद अध्यक्ष दिवाकर ने कुछ आश्चर्यचकित होकर पूछा। उन्होंने माना था कि शांति समर्थक गुट के साथ विराट की अपूरणीय शत्रुता को देखते हुए वह उन्हें बिना किसी हिचकिचाहट के मना कर देगा। अध्यक्ष दिवाकर ने शांति समर्थक गुट और अन्य मार्शल चाणक बंधन के किनारे से एक अविश्वसनीय रूप से भयानक आभा फूट पड़ी। विराट द्वारा उसे दी गई प्राचीन अमृतधारा मदिरा की मदद से सुहानी ने सफलता तुरंत मना कर देगा। अध्यक्ष दिवाकर ने शांति प्रिय गुट और अन्य योद्धाओं का संदेश विराट तक पहुंचाया तो था, लेकिन यह केवल एक औपचारिक ने विराट का संदेश पाने के बाद हैरानी से पूछा। उन्होंने